नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो जैसा कि अपना भारत के ऐतिहासिक स्मारक जो ग्राम सेवक के लिए जो वीडियो का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए चल रहे थे, उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। और आज अपनी ये ग्राम सेवक के लिए वीडियो का जो एग्जाम है उसके लिए भारत के ऐतिहासिक स्मारक की अंतिम क्लास होने वाली है। तो अगर आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है तो उन सभी क्लासों को देख लेना, ये लास्ट क्लास है। तो इनमें से मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो 100% जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इनको देखना न भूलें। तो आज अपन आगे का अपना जो स्मारक है जिसकी बात करने वाले हैं, चोल मंदिर। अगला जो अपना स्मारक है जो कौन सा रहेगा, तो अगला अपना स्मारक रहेगा चोल मंदिर। कौन सा स्मारक है? चोल मंदिर। और ये चोल मंदिर जो है साथियों, ये आपका तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में है। कौन सा मंदिर? चोल मंदिर। और इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसको 1987 में विश्व धरोहर में शामिल कर दिया। 1987 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया। 1987 में इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया। कुछ जगह आपको ये 2004 भी मिल सकता है, 2004 भी ये मिल सकता है, लेकिन आप 1987 याद रखना कि 1987 के अंदर चोल मंदिर को विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद में है अगला अपना हम्पी के स्मारक। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है हम्पी के स्मारक। तो साथियों, हम्पी के जो स्मारक है ये आपके कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। हम्पी के स्मारक कर्नाटक में है। इसमें भी आपको इतना याद रखना है कि इसको 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया। विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल कब किया गया? तो 1986 के अंदर इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। उसके बाद में एक आता है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो हुमायूं का मकबरा आपका होगा दिल्ली के अंदर। कहां पर है? दिल्ली में है। हुमायूं का जो मकबरा है वो है दिल्ली के अंदर। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? इसका निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया जाता है। और इसको 1993 में विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया। 1993 में इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाता है। किसको शामिल कर दिया जाता है? हुमायूं के मकबरे को। और हुमायूं का मकबरा जो है वो साथियों कहां पर बनाया गया है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वो आपका दिल्ली के अंदर बनाया गया है। और हुमायूं के बारे में तो आप सब जानते हो कि मुगल बादशाह बाबर जिन्होंने दिल्ली के अंदर मुगल वंश की स्थापना की थी, इब्राहिम लोदी को मारकर, उसी का पुत्र हुमायूं था, जिसको किसने हराया था? तो शेरशाह सूरी ने हराया था, जिसने सूरी वंश की स्थापना की थी। और सूरी वंश हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर सूरी वंश जो है वो चलता है 1540 से लेकर 1555 तक। तो हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। हुमायूं का जो मकबरा है वो हो जाएगा दिल्ली में, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो इसका निर्माण जो है वो हाजी बेगम के द्वारा करवाया जाता है। अगला जो अपना स्मारक है जिसका नाम है पतदकल के स्मारक। अगला जो साथियों अपना स्मारक रहने वाला है जिसका नाम है पतदकल के स्मारक। पतदकल के स्मारक। देखो, पतदकल के जो स्मारक है ये आपके कहां पर है? ये पतदकल के जो स्मारक है ये भी आपके हो जाएंगे कर्नाटक के अंदर। कहां पर हो जाएंगे? कर्नाटक के पतदकल जो स्थान है वहां पर हो जाएंगे। कर्नाटक के कौन से स्थान पर हो जाएंगे? तो कर्नाटक के पतदकल नामक जो कस्बा है जिसके अंदर कौन से स्मारक हो जाएंगे? पतदकल के स्मारक हो जाएंगे। ये जो आपका पतदकल के स्मारक है यहाँ पर 7वीं व 8वीं शताब्दी में, 7वीं व 8वीं शताब्दी में, 7वीं व 8वीं शताब्दी में चालुक्यों ने, किसने?
चालुक्यों ने अनेक मंदिर बनवाए। चालुक्यों ने यहां पर क्या बनवाए थे? तो चालुक्यों ने यहां पर अनेक मंदिर बनवाए थे। क्या बनवाए थे? अनेक मंदिर बनवाए थे। किन्होंने? चालुक्य शासकों ने। किसने बनवाए थे? चालुक्य शासकों ने। आपने चालुक्य वंश अगर पढ़ा है तो चालुक्य वंश में एक नाम आता है एहोल, एक नाम आता है बादामी। कौन सा? बादामी। भी एक तो नाम आता है एहोल और एक नाम कौन सा आता है? बादामी आता है। तो इसी के साथ में आप इसको जोड़ सकते हो। किसको? पतदकल को। किसको? पतदकल को भी जोड़ सकते हो। पतदकल इसको भी आप साथ में जोड़ सकते हो। देखो साथियों, अपन अगर बात करें चालुक्यों की स्थापत्य कला का, किसका? चालुक्यों की स्थापत्य कला की अगर बात की जाए तो चालुक्यों की स्थापत्य कला के अंदर एक नाम आता है एहोल का, एक नाम आता है बादामी का और तीसरा नाम जो है वो किसका आएगा? पतदकल का आएगा। भी एहोल और बादामी तो है लेकिन पतदकल भी किसकी स्थापत्य कला से है? तो चालुक्यों की स्थापत्य कला से है। कौन सा स्थान? पतदकल। एहोल को अगर अपन चालुक्यों की स्थापत्य कला का विद्यालय कहें, क्या कहें? विद्यालय कहें। एहोल को अगर अपन स्थापत्य कला का विद्यालय कहें, किनकी स्थापत्य कला का? चालुक्यों की स्थापत्य कला का। तो बादामी को क्या कहेंगे? बादामी को महाविद्यालय कहेंगे। क्या कहेंगे? महाविद्यालय कहेंगे। और अगर बादामी को अपन महाविद्यालय कहेंगे तो पतदकल को क्या कहेंगे? विश्वविद्यालय कहेंगे। क्या कहेंगे? विश्वविद्यालय कहेंगे। यानी सबसे बड़ा स्थापत्य कला का जो केंद्र है चालुक्यों का, वो कौन सा हो जाएगा? पतदकल हो जाएगा। यहां पर साथियों कुल 10 मंदिर है। कुल कितने मंदिर है? 10 मंदिर है। यहां पर कुल 10 मंदिर है, जिनमें से एक तो क्या है? जैन धर्मशाला है। एक तो यहाँ पे क्या है? जैन धर्मशाला है। यहाँ पर 10 मंदिरों में से एक तो हो जाएगी जैन धर्मशाला। बाकी कितने बचे? 9 बच गए। कितने बच गए? 9। तो 9 में से 4 तो जो है वो तो बने हैं नागर शैली में। कौन सी शैली में? नागर शैली में बने हैं। और 4 ही कौन सी शैली में बने हैं? द्रविड़ शैली में बने हैं। 4 ही कौन सी शैली में बने हैं? द्रविड़ शैली में बने हैं। और एक जो बचता है वो है पापनाथ मंदिर। कौन सा? पापनाथ मंदिर। और ये पापनाथ का जो मंदिर है वो साथियों किस में बना है? मिश्रित शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है? तो मिश्रित शैली के अंदर बना है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि कुल कितने मंदिर है? तो यहाँ पे कुल हो जाएंगे आपके 10 मंदिर। कितने मंदिर हो जाएंगे? तो यहाँ पे कुल हो जाएंगे आपके 10 मंदिर हो जाएंगे। और इन 10 में से 4 तो नागर शैली में बने हैं और 4 कौन सी? द्रविड़ शैली में बने हैं। और एक पापनाथ का जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बना है? मिश्रित शैली के अंदर बना है। इस पतदकल के स्मारक को यूनेस्को द्वारा 1987 के अंदर 1987 के अंदर इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाता है। विश्व धरोहर के अंदर इसको शामिल कर दिया जाता है 1987 के अंदर। कौन से स्मारक को? तो पतदकल के स्मारक को। अगला जो अपना स्मारक है जिसका नाम है महाबलीपुरम के स्मारक। अगला जो अपना स्मारक है जिसका नाम है महाबलीपुरम के स्मारक। अगला जो अपना स्मारक है महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम के स्मारक। देखो साथियों, महाबलीपुरम के स्मारक जो है वो तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का चेंगलपट्टू जिला। कौन सा? चेंगलपट्टू जिला। तमिलनाडु का कौन सा जिला? तो तमिलनाडु का चेंगलपट्टू जो जिला है, जहां पर कौन से स्मारक है? महाबलीपुरम के स्मारक है। ये महाबलीपुरम जो है, ये महाबलीपुरम साथियों आपने नाम सुना होगा पल्लव राजवंश का। कौन से राजवंश का? तो पल्लव राजवंश का। तो ये पल्लव राजवंश जो है, इस पल्लव राजवंश की जो राजधानी हुआ करता था, कौन सा स्थान? तो महाबलीपुरम, जो कहां पर है? चेंगलपट्टू जिले के अंदर है। ये किसकी राजधानी हुआ करता था? तो ये महाबलीपुरम जो है वो पल्लव राजवंश की राजधानी हुआ करता था। इस पल्लव राजवंश का एक अंतिम राजा है। इस पल्लव राजवंश का जो अंतिम राजा है जिसका नाम है अपराजित। क्या नाम है? अपराजित। पल्लव राजवंश का जो अंतिम राजा है जिसका नाम हो जाएगा अपराजित। और इसी अपराजित जो है इसने पत्थरों को काटकर, किसको काटकर? पत्थरों को काटकर अनेक मंदिर बनाए थे। यहाँ पर पत्थरों को काटकर अनेक मंदिर बनवाए। क्या बनवाए?
अनेक मंदिर यहाँ पर बनवाए थे, जिसके कारण इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया। तो इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया जाता है 1984 के अंदर। 1984 में किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाता है, विश्व धरोहर में शामिल कर दिया जाता है। देखो, आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि अपराजित पल्लव वंश के जो अंतिम राजा है अपराजित ने कौन से स्थान पर पत्थरों को काटकर मंदिरों का निर्माण करवाया? तो महाबलीपुरम में, और महाबलीपुरम जो है वो चेंगलपट्टू जिला है। कहां का? तमिलनाडु का चेंगलपट्टू जिला है। यहाँ पर पल्लव राजवंश की यही स्थान क्या हुआ करता था? पल्लव राजवंश की राजधानी हुआ करता था। अगला जो अपना स्मारक है महाबलीपुरम के बाद में अगला जो अपना स्मारक रहेगा वो है साथियों कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अगला जो अपना स्मारक है जिसका नाम है कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और ये कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य सभी को पता है कहां पर है? असम के अंदर है। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम के अंदर है। लगभग आपके राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है इनको 1985 में विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया। 1985 में इनको विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया जाता है। किनको? लगभग आपके जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं उनको शामिल किया जाता है 1985 के अंदर विश्व धरोहर के अंदर। कांजीरंगा का जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है साथियों, कांजीरंगा का राष्ट्रीय अभ्यारण्य एक सींग वाले, किसके? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कहां पर है? असम के अंदर है। इसको 1985 के अंदर यूनेस्को के द्वारा किसमें शामिल कर दिया जाता है? विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाता है। आपको अच्छे से इसका ध्यान रखना है और साथ साथ में इसको नोट कर लो। अपने लास्ट के स्मारक चल रहे हैं, उसके बाद में अपन जो है राजस्थान का इतिहास भी शुरू कर देंगे। उसके बाद में है केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अगला जो अपना राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जिसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। केवलादेव जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो साथियों कहां पर हो जाएगा? भरतपुर के अंदर हो जाएगा। तो अगला अपना राष्ट्रीय स्मारक अभ्यारण्य है जिसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और ये अपने राजस्थान में भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में है। ये राजस्थान का एक क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। राजस्थान का क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। राजस्थान का ये पक्षी अभ्यारण्य है। राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य? केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो राजस्थान का एक क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। इसे भरतपुर पक्षी बिहार के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर पक्षी बिहार, पहले इसका नाम हुआ करता था भरतपुर पक्षी बिहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर पक्षियों की अनेक प्रजातियां हैं। पक्षियों की यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? अनेक प्रजातियां देखने को मिलती है। प्रजातियां देखने को मिलती है जो लुप्त हो चुकी है या लुप्त होने की कगार पर है। ऐसे पक्षी जो लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने की कगार पर है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे अपन ध्यान दीजिएगा, साइबेरिया के सार्स, साइबेरिया के सार्स, साइबेरिया के जो सार्स है जो लुप्त होने की कगार पे है, और ये यहाँ पे आते हैं सर्दियों में। कब आते हैं? ये यहाँ पर सर्दियों में देखने को मिलते हैं। सर्दियों में देखने को मिलते हैं। कौन से? तो साइबेरिया के जो सार्स है वो यहाँ पर आते हैं सर्दियों के अंदर। इसके बाद में यहाँ पे कुल जो है वो 230 प्रजातियां रहती है। कितनी? 230 प्रजातियां। किसकी? तो पक्षियों की। पक्षियों की कितनी प्रजातियां? तो 230 प्रजातियां जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इसको 1971 में सुरक्षित राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1973 के अंदर 71 के अंदर इसको सुरक्षित राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया। इसको
1971 के अंदर क्या घोषित कर दिया, सुरक्षित राष्ट्रीय अभयारण्य, और 1985 के अंदर इसको विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है। 1985 के अंदर इसको विश्व धरोहर में शामिल कर दिया जाता है। विश्व धरोहर के अंदर कब शामिल किया जाता है, तो इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया जाएगा 1985 के अंदर। 1985 के अंदर केवलादेव के राष्ट्रीय अभयारण्य को किसमें शामिल कर दिया जाएगा, विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। और ये केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य अपने कौन से जिले के अंदर है, तो भरतपुर जिले के अंदर है। कौन से जिले में हो जाएगा साथियों, भरतपुर जिले में हो जाएगा। इसे भरतपुर पक्षी बिहार के नाम से भी जाना जाता था, भरतपुर पक्षी बिहार के नाम से भी इसको जाना जाता था। अगला जो अपना स्मारक हो जाएगा जिसका नाम रहेगा खजुराहो के मंदिर एवं स्मारक। अगला जो अपना स्मारक है जिसका नाम है खजुराहो के मंदिर एवं स्मारक। खजुराहो के मंदिर एवं स्मारक। मंदिर एवं स्मारक, खजुराहो के मंदिर एवं स्मारक। अगला जो अपना स्मारक हो जाएगा जिसका नाम है खजुराहो के मंदिर एवं स्मारक। ये साथियों आपका एमपी के छतरपुर जिले में, एमपी के छतरपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है, एमपी का जो एक जिला है जिसका नाम है छतरपुर जिला। और इसी छतरपुर जिले में कौन से, तो खजुराहो के मंदिर स्थित है। किसके मंदिर स्थित है, खजुराहो के मंदिर स्थित है। यहाँ प्राचीन हिंदू व जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, प्राचीन हिंदू व जैन मंदिर, हिंदू व जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर प्राचीन हिंदू व जैन मंदिर जो है वो देखने को मिलते हैं। खजुराहो का जो मंदिर या स्मारक है वो क्यों प्रसिद्ध है, मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित क्या है, तो मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिर कहां पर देखने को मिलते हैं, तो एमपी के छतरपुर जिले में खजुराहो के जो मंदिर है वही है आपके। और इनको 1986 के अंदर विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाता है। 1986 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाता है। 1986 के अंदर इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाता है। विश्व धरोहर वाली बात को तो खास तौर से नोट करके रखना है, इनसे क्वेश्चन तो पूछेगा, गारंटी है ये तो। उसके बाद में आता है महाबोधि मंदिर। अगला जो है जिसका नाम है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर, और महाबोधि मंदिर जो है वो बोध गया बिहार में है। कहां पर है, बोध गया बिहार के अंदर है। बोध गया बिहार में है कौन सा मंदिर, महाबोधि मंदिर। इस महाबोधि मंदिर जो बोध गया बिहार के अंदर है, इस महाबोधि मंदिर के अंदर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है जिस मंदिर का नाम क्या है, महाबोधि मंदिर है। जिस मंदिर का नाम क्या हो जाएगा, तो जिस मंदिर का नाम हो जाएगा महाबोधि मंदिर, जो बुद्ध का मंदिर है, जिसको यूनेस्को ने अभी विश्व धरोहर के अंदर क्या कर दिया है, तो शामिल कर दिया है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर के अंदर महाबोधि मंदिर को 2002 में शामिल किया था। कब किया था, 2002 में विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाता है। विश्व धरोहर में शामिल कर दिया जाता है कौन से मंदिर को, तो महाबोधि का जो मंदिर है इसको 2002 के अंदर यूनेस्को। तो जो अगला अपना राष्ट्रीय अभयारण्य है उसका नाम है मानस राष्ट्रीय अभयारण्य। अगला जो है मानस राष्ट्रीय अभयारण्य। ये मानस का जो राष्ट्रीय अभयारण्य है साथियों, ये भी आपका कहां पर है, असम के अंदर है। मानस का जो राष्ट्रीय अभयारण्य है ये भी कहां पर हो जाएगा, असम के अंदर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि लगभग राष्ट्रीय अभयारण्य जिनको 1985 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया, 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया, तो विश्व धरोहर में शामिल किया गया 1985 में। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। ये जो मानस का जो राष्ट्रीय अभयारण्य है, यहां पर हमें छत वाले कछुए, कौन से,
छत वाले कछुए, छत वाले कछुए, इसके अलावा हेपिड, इसके अलावा खरगोश और गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर यहां पर देखने को मिलते हैं। कहां पर है? मानस का जो राष्ट्रीय अभयारण्य है असम वाला, यहां जो है छत वाले कछुए, हेपिड, खरगोश और गोल्डन लंगूर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं और इसको 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। उसके बाद में है नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य। अगला जो अपना राष्ट्रीय अभयारण्य है जिसका नाम है नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य। ये नंदा देवी का जो राष्ट्रीय अभयारण्य है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी का जो राष्ट्रीय अभयारण्य है ये साथियों उत्तराखंड में हो जाएगा। इसको 1998 के अंदर विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 1998 में इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया जाता है नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य को। नंदा देवी जो राष्ट्रीय अभयारण्य है ये आपका उत्तर भारत का विशालतम राष्ट्रीय अभयारण्य हो जाएगा। उत्तर भारत का विशालतम राष्ट्रीय अभयारण्य। उत्तर भारत का अगर कोई विशालतम राष्ट्रीय अभयारण्य है तो वो कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य हो जाएगा, उत्तर भारत का विशालतम राष्ट्रीय अभयारण्य। और नंदा देवी जो राष्ट्रीय अभयारण्य है इसको 1982 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। 1982 के अंदर इसको क्या घोषित किया था? 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया और 1998 में इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया। उसके बाद में आता है भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला जो अपना ऐतिहासिक स्मारक है जिसका नाम है भीमबेटका। और भीमबेटका जो है साथियों ये भीमबेटका कहां पर हो जाएगा? एमपी के भीमबेटका ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हो जाएगा कौन सा स्थान? भीमबेटका। ये पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। ये भीमबेटका जो है ये पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है, आवासीय पूरा स्थल। यहां आदि मानवों ने अनेक शैल चित्रों का निर्माण किया था, अनेक शैल चित्रों का निर्माण किया। अनेक शैल चित्रों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? आदि मानवों के द्वारा। कहां पर? भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यह पूरा पाषाणिक आवासीय क्या हो जाएगा? पूरा स्थल हो जाएगा। इसको 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया। 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाता है, विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है, विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है। अगला हो जाएगा आपका सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य और ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल गंगा नदी के ऊपर एक डेल्टा बनता है, उस डेल्टे का नाम है सुंदरवन डेल्टा। और ये सुंदरवन जो आपका राष्ट्रीय अभयारण्य है ये भी गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। गंगा नदी का जो कौन सा क्षेत्र? तो गंगा नदी का सुंदरवन डेल्टाई जो क्षेत्र है, डेल्टा क्षेत्र, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ये जो सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य है ये आपका जो सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य है मैनग्रोव के जंगलों से घिरा है। ये मैनग्रोव के जंगलों से घिरा है, मैनग्रोव के जंगलों से
गिरा है? मैंग्रोव के जंगलों से गिरा है कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य? सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य। और ये विश्व का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहां पर बाघ पाए जाते हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा अभयारण्य जहां पर बाघ पाए जाते हैं। ऐसा अभयारण्य जहां क्या पाए जाते हैं? तो जहां पर हमें बाघ देखने को मिलते हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय अभयारण्य जहां पर बाघ देखने को मिलते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य हो जाएगा। और ये सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य जो है, इसको 1984 के अंदर तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया और 1987 में इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया। विश्व धरोहर में शामिल किया। 1984 के अंदर तो इसको क्या किया जाता है? 1984 में तो इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था और 1987 के अंदर इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद में अगला जो अपना राष्ट्रीय अभयारण्य होगा साथियों, उसका नाम हो जाएगा भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग। भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग अगला जो अपना राष्ट्रीय अभयारण्य है, जिसका नाम है भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग। भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग। भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग, ये आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग जो है, ये भी कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। रेल दार्जिलिंग का मतलब रेल की बात कर रहे हैं, यानी रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं। भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग, इसको 1999 के अंदर विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया जाता है। 1999 में इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाता है। विश्व धरोहर में इसको शामिल कर दिया जाता है। इस भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग या रेल को टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। टॉय ट्रेन क्यों कहा जाता है? इसको टॉय ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 78 किलोमीटर भी है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 78 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है, जिसके कारण इसको क्या कहेंगे? टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाएगा। भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग को जो न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक ही जाती है। दार्जिलिंग तक ही जाती है, जिसके कारण इसको छोटी ट्रेन है, जिसके कारण इसको टॉय ट्रेन भी कहते हैं। इसको 1999 में विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया। इसका जो निर्माण है साथियों, इसका निर्माण होता है 1879 से 1881 के मध्य। इसका निर्माण 1879 से 1881 के मध्य होता है। इसका नाम है भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग। उसके बाद में अगली जो है, जिसका नाम हो जाएगा नीलगिरी पर्वतीय रेल, जो तमिलनाडु में है। कौन सी? नीलगिरी पर्वतीय रेल, जो तमिलनाडु में है। अगला जो अपना ऐतिहासिक स्मारक है, जिसका नाम है नीलगिरी पर्वतीय रेल, जो आपकी तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वतीय रेल तमिलनाडु के अंदर है। इसका निर्माण तो 1908 के अंदर ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया। 1908 में इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण जो है वो कब होता है? 1908 के अंदर होता है। नीलगिरी पर्वतीय रेल जिसका निर्माण तो 1900 कब होता है? 8 के अंदर होता है। और इसका संचालन जो है वो पहले मद्रास रेलवे के द्वारा किया जाता था। इसका संचालन मद्रास रेलवे के द्वारा किया जाता था। अभी नहीं किया जाता, अभी तो ये जो है तमिलनाडु के द्वारा ही किया जाता है। और उसके बाद में देखो, ये आज भी जो है ये ट्रेन आपकी भाप इंजन से चलती है। भाप इंजन से
चलने वाली ट्रेन है, इंजन से चलती है। आज भी ये किससे चलती है? भाप इंजन से चलती है। कौन सी? तो नीलगिरी पर्वतीय जो रेलगाड़ी है ये आपकी भाप इंजन से चलती है। और इसका 2005 के अंदर इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया। 2005 में विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाता है। और उसके बाद में एक ट्रेन और आती है जिसको नैरो गेज के नाम से भी जाना जाता है। एक और ट्रेन आती है जिसको नैरो गेज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है भारतीय पर्वतीय रेल कालका टू शिमला। भारतीय पर्वतीय रेल कालका शिमला। भारतीय पर्वतीय रेल कालका शिमला, और ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। HP हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगी। इसको 2008 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 2 फुट 6 इंच रेलवे लाइन है। 2008 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 2008 में इसको किस में शामिल किया जाता है? विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया जाता है। 2008 में इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया जाता है। और ये जो आपकी 2 फुट 6 इंच की ट्रेन है, कितनी है? 2 फुट 6 इंच की लाइन है। 2 फुट 6 इंच की लाइन है। 6 इंच रेलवे लाइन है, तो इसको नैरो गेज कहेंगे। क्या कहेंगे? नैरो गेज कहेंगे। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना। और 2008 में इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया। अगला जो अपना स्मारक आता है जिसका नाम आता है रानी की बाव, ये पाटन गुजरात में है। रानी की बाव जो है वो आपकी कहां पर हो जाएगी? तो रानी की बाव जो है ये हो जाएगी पाटन गुजरात के अंदर। रानी की बाव जो है वो कहां पर हो जाएगी? रानी की बाव ये है पाटन गुजरात के अंदर। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। रानी की बाव जो पाटन गुजरात, इसको 2004 के अंदर विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया। 2004 में इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया। एक इसमें महत्वपूर्ण बात है, 2018 में RBI ने 100 के नोट पर चित्रण किया था। रानी की बाव जो है इसका 2018 में RBI ने 100 के नोट पर चित्रण किया। 100 के नोट पर इसका क्या किया था? चित्रण किया था रानी की बाव का। उसके बाद में चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अगला है चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है ये तो आपका कहां पर हो जाएगा? चंडीगढ़ में ही हो जाएगा। चंडीगढ़ के अंदर हो जाएगा। चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ के अंदर हो जाएगा। और इसको 2016 के अंदर विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया। 2016 के अंदर इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया जाता है। ये हो गए साथियों आपके ऐतिहासिक स्मारक। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैंने आपको कंप्लीट ऐतिहासिक स्मारक जो है मुझे लगता है कि मैंने सही ढंग से करवाए हैं, क्योंकि इसके मतलब प्रोडक्ट्स का तो कुछ अभाव है, लाइट्स का, वोल्ट्स का, कैमरे का, क्वालिटी का अभाव है, ये तो मान सकता हूं। लेकिन ये चीज आपको जरूर पढ़ना है, जरूरी है आपके लिए। और अगर आपको अच्छा लगे, आप लोगों का प्यार और सहयोग अगर ऐसे ही बना रहा तो जल्द ही हम आपको सब कुछ जो प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे और अच्छे से वीडियो जो है वो बनने लग जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।